तो क्लास 12 स्टैटिस्टिक्स का अपना पहला चैप्टर क्या हो गया? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। अब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर घुसने से पहले अपन एक छोटा सा चीज डिस्कस करेंगे कि भाई स्टैटिस्टिक्स का डेफिनेशन क्या होता था, स्टैटिस्टिक्स को किस तरीके से डिफाइन किया गया था। ठीक है। जब अपन स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला चीज अपने दिमाग में क्या आता है? डेटा। अगर डेटा ही नहीं है तो स्टैटिस्टिक्स का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स को दो तरीके से डिफाइन किया गया था, एक होता है सिंगुलर सेंस और एक होता है प्लूरल सेंस। ठीक है। क्या होता है? एक हो गया सिंगुलर सेंस और एक हो गया प्लूरल सेंस। सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल। ठीक है। सिंगुलर सेंस का जब हम लोग बात करते थे, सिंगुलर सेंस को बेसिकली बोला जाता था साइंटिफिक मेथड। क्या बोला जाता था? साइंटिफिक मेथड। इसके अंदर क्या होता था कि पहले डेटा को कलेक्ट किया जाता था। पहले डेटा को क्या करते थे अपन? कलेक्ट करते थे। ठीक है। डेटा को एक बार कलेक्ट करने के बाद में डेटा को अपन अरेंज करते थे। अरेंज करने के बाद में डेटा को एनालाइज करते थे। एनालाइज करने के बाद में डेटा को अपन प्रेजेंट करते थे। प्रेजेंट करने के बाद में डेटा से अपन कंक्लूजन इन्फ्रेंस करते थे। ठीक है। तो बेसिकली अभी इस अब जो तुम लोग क्लास 12 के अंदर पढ़ने वाले हो वो हो गया ये एनालिसिस वाला पार्ट। आया बात समझ में? कलेक्शन वाला पार्ट खत्म, अरेंजमेंट वाला पार्ट खत्म। अब ये पार्ट आ गया आपका एनालिसिस वाला। एनालिसिस का पार्ट के अंदर आप बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हो? पहला पोर्शन यहाँ पर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है। पहला जो पोर्शन है उसी को अपन क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें पांच तरीके आप पढ़ोगे। एक हो गया मीन, एक हो गया मीडियन, एक हो गया मोड, एक हो गया हार्मोनिक मीन, एक हो गया ज्योमेट्रिक मीन। इतना सारा तरीके से आप डेटा को एनालाइज कर सकते हो। एक बार जब डेटा एनालाइज हो जाता है, ठीक है, उसके बाद में आप उसी डेटा को प्रेजेंट करते हो। प्रेजेंटेशन का तरीका क्या क्या हो सकता है? बार ग्राफ हो सकता है, ठीक है, लाइन मेथड हो सकता है, हिस्टोग्राम हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का यूज करके बना सकता है। उस तरीके से आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हो। एक बार जब डेटा प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट होने के बाद में लास्ट में आप डेटा को क्या करोगे? कंक्लूड करोगे भाई उस डेटा से तुम्हारा फायदा हुआ क्या। क्लियर है चीज? तो ये तरीका क्या हो गया? ये कौन सा डेफिनेशन हो गया अपना? सिंगुलर सेंस में साइंटिफिक मेथड जिसको बोलते हैं, वो हो गया स्टैटिस्टिक्स का एक डेफिनेशन। ठीक है। दूसरा प्लूरल सेंस के अंदर डेफिनेशन हुआ करता था क्वालिटेटिव डेटा और एक होता था क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है। स्पेलिंग पे मत जाओ थोड़ा। क्वालिटेटिव डेटा एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा का मतलब होता था एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है कि एक ऐसा डेटा जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। कुछ ऐसा डेटा जिसको आप मेजर नहीं कर सकते। कोई इंसान बहुत ज्यादा क्लेवर है, कितना क्लेवर है मेरे को नहीं पता। कोई इंसान बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, कितना ऑनेस्ट है मेरे को नहीं पता। इसको आप मेजर नहीं कर सकते, उसको अपन बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा। ठीक है। दूसरा आता है क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा उसको बोलते हैं जिसको आप मेजर कर सकते हो, जैसे कि किसी भी इंसान का हाइट हो गया, वेट हो गया, ये सब चीज को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है। तो प्लूरल सेंस के अंदर जो डेटा होता था, जो डेटा के बारे में अपन स्टडी करते थे, जो स्टेटिस्टिक्स के बारे में अपन स्टडी करते थे, वो क्या होता था? क्वालिटेटिव डेटा एज वेल एज क्वांटिटेटिव डेटा। और सिंगुलर सेंस में जो आप स्टडी करते थे वो क्या हो गया? साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड के अंदर जो एनालिसिस वाला पार्ट आता है वो अब आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ने वाले हो। क्लियर है चीज? तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली बताता क्या है? किसी भी डेटा का सेंट्रल वैल्यू के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? सेंट्रल वैल्यू के बारे में बताता है। इन जनरल, इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें तो एवरेज के बारे में बताता है। एवरेज का बात अगर हम करेगा तो एवरेज चीज आपके दिमाग में क्या कहता है? क्या होता है बेसिकली एवरेज? किस चीज को आप एवरेज बोल सकते हो? कि एक इंसान है जिसका मार्क्स सोचो, एक एग्जाम में आउट ऑफ 140 आया, 60 आया, 80 आया, 90 आया, 45 आया। ठीक है। इसका अगर मेरे को एवरेज निकालना, हम कैसे निकालेंगे इसका एवरेज? ये जितना भी मेरे पास नंबर्स है इन सबको हम ऐड कर देगा। ऐड करने के बाद में हम इसको डिवाइड करेगा कितने से? 5 से। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उससे डिवाइड करेगा, एक वैल्यू मेरे पास आएगा। वही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली एवरेज।
अब यही एवरेज के बारे में अपने को सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर पढ़ना है। सेंट्रल जब बात होता है ना, तो उसका मतलब सेंट्रल वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, बीच का वैल्यू के बारे में बात कर रहा है। तो उसका तरीका क्या क्या पढ़ेगा हम लोग, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये सब ऊपर पढ़ने वाला है, ठीक है। अब इसके पीछे हल्का फुल्का थ्योरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस तो अपन करेंगे, हल्का फुल्का थ्योरी ये आपको समझना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज आपका सेवा के अंदर मतलब एएचएससी के अंदर थ्योरी काफी हद तक पूछा जाता है। मतलब ये मान के चलो कि 50-50% वाला केस रहता है, 50% थ्योरी पूछ जाता है। हालांकि प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, बट कितना बार 50% आपको थ्योरी पूछ जाता है। तो थ्योरी थ्योरी बेसिकली आपको काइंड ऑफ समझ लो, आप साइंटिस्ट लोग का नाम है तो वो रटना ही पड़ेगा, उसका ऑप्शन नहीं है इसमें। समझने लायक कुछ नहीं है, समझने लायक प्रैक्टिकल चीज है वो अपन समझेंगे। बट यहाँ पे जो आपका सिनेरियो बैठेगा, जो क्या बोलता है, कुछ साइंटिस्ट है, महान व्यक्ति लोग जिन्होंने कुछ कुछ एवरेजेस को डिफाइन करके गया था, वो आपको याद भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे कि पहला साइंटिस्ट आया था एल बाउली, ठीक है। वो क्या बोलता है कि एवरेजेस आर स्टैटिस्टिकल कांस्टेंट विच एनेबल अस टू कंप्रेहेंड इन ए सिंगल एफर्ट टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द होल। मतलब वो एक सिंगल वैल्यू पूरा का पूरा दुनिया के बारे में बता के चला जाता है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये क्लास के अंदर 50 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है। अब 50 बच्चा का बीएमएसटी का टेस्ट ले लिया, ठीक है। अब आउट ऑफ 100 कोई बच्चा लेके आया 60 को, लेके आया 90 को, लेके आया 95 को, लेके आया 67, इस तरीके से मार्क्स लेके आया, तो उसमें हम एक एवरेज निकालेंगे। एवरेज जब निकालेगा, मान लो कि हमारा एवरेज आया लगभग लगभग 60, वो 60 का एक एवरेज बना। तो इस क्लास का मेरा जो इंप्रेशन होगा बाहर, वो क्या होगा कि भाई बीएमएसटी का 50 स्टूडेंट का क्लास का एवरेज था 60 मार्क्स। आया बात समझ में। अब इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, ये जो चीज हम लोग करते हैं स्टैटिस्टिक्स के अंदर, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये हमेशा इंडिविजुअल आइटम के ऊपर फोकस नहीं करता, ये हमेशा पूरा का पूरा एवरेजेस के ऊपर फोकस करता है। उसके चक्कर में क्या होता है कि जो इंसान बहुत अच्छा कर रहा होता है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, और जो इंसान बहुत ज्यादा खराब कर रहा होता है उसके लिए अपन कुछ सोचते नहीं है कि भाई इसने कितना खराब किया। ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट होता है स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। वही ये बोलना चाह रहा है एल बॉर्डियर। फिर एक क्रॉक्सटन और काउडेन क्या बोलता है, डिफाइन एवरेज को क्या है कि एन एवरेज वैल्यू इज अ सिंगल वैल्यू विद इन द रेंज ऑफ द डेटा दैट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन द सीरीज, ठीक है। सिंस एन एवरेज इज समवेयर विद इन द रेंज ऑफ द डेटा इट इज समटाइम्स कॉल्ड एज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। रेंज ऑफ वैल्यूज का मतलब क्या हो गया कि सोचो 10 से लेके 100 के बीच का कोई वैल्यू है, ठीक है। अब उसमें एक सेंट्रल वैल्यू डिफाइन हो गया, तो सेंट्रल वैल्यू बेसिकली बता रहा है कि ऊपर में कितना जाना और नीचे अपने को कितना जाना, बेसिकली एक कंप्लीटली एक इंटरवल को डिफाइन करती है, ठीक है। क्रॉक्सटन के हिसाब से एवरेज ये होता है, ठीक है। फिर लास्ट में कौन है, क्लार्क भाई है। क्लार्क भाई क्या बोलता है कि एवरेज इज एन अटेम्प्ट टू फाइंड वन सिंगल फिगर टू डिस्क्राइब होल ऑफ फिगर। क्लार्क और एल बाउली ऑलमोस्ट सेम ही बात बोल रहा है कि एक फिगर आपका हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करके बता देगा। एक सिंपल सा ऐसा भी सिचुएशन आप क्रिएट करके सोच सकते हो कि भाई एक गांव में मैंने आपको सर्वे करने के लिए बोला कि भाई उस गांव में आप जाओ, उस गांव में जितना भी लोग हैं उनका डेली वेजेस के बारे में पता करो कि हर रोज का कितना रुपया वो लोग कमा रहे हैं, ठीक है। अब उसमें भी क्या होता है, उसमें एक चीज होता है सैंपलिंग। सैंपलिंग का मतलब होता है कि भाई गांव का पॉपुलेशन है 1 लाख, ठीक है। अब ऑब्वियस सा बात है 1 लाख लोगों को, 1 लाख लोगों के पास जाके आप उनका डेटा नहीं ले सकते। आप क्या करोगे, कोई पर्टिकुलर 10,000 लोगों को सिलेक्ट करोगे, 10,000 लोगों को सिलेक्ट किया, उसमें से उन लोगों का डेटा लेके भाई किसी का पर डे का इनकम 100 रुपया, किसी का 200 रुपया, किसी का 500, किसी का 1,000 रुपया, इस तरीके से 10,000 लोगों का डेटा लेके उसका आप एवरेजिंग किया, और ये पता चला कि उसमें 300 रुपया ऑलमोस्ट हर आदमी पर डे का कमा रहा है। अब उसके चक्कर में दिक्कत क्या हो रहा है कि कुछ होगा जो एक्चुअल में 300 रुपया कमा ही नहीं रहे, और कुछ होगा जो 300 से बहुत ज्यादा कमा रहा, वो सब का सब अल्टीमेटली किसके अंदर आ गया, उस एवरेज के अंदर आ गया। तो बेसिकली वो एक सिंगल फिगर पूरा का पूरा दुनिया के बारे में बता देगा, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन आपका है एवरेजेस का, ये आपको प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में आपको किस तरीके से बोल सकते हैं कि भाई एल बाउली ने कौन सा डेफिनेशन दिया था एवरेजेस का, वो बताओ 1 मार्क्स के लिए। या क्रॉक्सटन ने काउडे ने कौन सा डेफिनेशन दिया था एवरेजेस के लिए, वो बताओ। या क्लार्क ने कौन सा डेफिनेशन दिया था एवरेजेस के लिए, वो बताओ। तो नोट्स के अंदर पूरा लिखा हुआ है, वो आप आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। नोट्स भी उसी तरीके से बनाया, क्रक्स करके एक बना दिया, जो जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सारा का सारा नोट्स के अंदर डाला हुआ है, ठीक है। अब दूसरा बोलता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड एवरेज। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, इट शुड बी, पहला बोलता है इट शुड बी प्रॉपरली एंड रिजिडली डिफाइंड।
प्रॉपरली एंड रिजिडली डिफाइंड का मतलब क्या होगा? प्रॉपरली और रिजिडली डिफाइंड का जब अपन बात करते हैं, मतलब जितना भी डेटा आपके पास आ रहा है वो प्रॉपर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर किसी भी टाइप का मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए। हालांकि ये एक, और अगेन जब आप एक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, उसी के अंदर एक डिमेरिट भी छुपा हुआ है कि स्टेटिस्टिक्स का हर डेटा के साथ आप मैनिपुलेशन कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है स्टेटिस्टिक्स का डेटा को लेके, कि आप उनके साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। बट यही चीज लिखा हुआ कि गुड एवरेज, एवरेज नहीं लिखा, ये लोग क्या बोला है? गुड एवरेज। ये गुड एवरेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इट शुड बी प्रॉपरली एंड रिजिडली डिफाइंड। रिजिडली का मतलब वैल्यूज डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है? इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। अब डेटा किसी के पास आ गया, डेटा आ गया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या मतलब है उसका। कोई भी डेटा आपके पास आ गया, वो डेटा आपको समझ में नहीं आ रहा, उसका कोई सेंस बना नहीं बना। तो इस तरीके से डेटा को जब आप कलेक्ट भी कर रहे हो या जब उसको डिजाइन भी कर रहे हो, तो इस तरीके से करो कि एक लेमैन इंसान आराम से उस डेटा को समझ सके। क्लियर है? अब इसमें सबसे अच्छा तरीका अगर यदि होता है, कोई भी इंसान अगर समझ सके, उसमें सबसे बेस्ट तरीका होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। सबसे बेस्ट, द बेस्ट मेथड टू प्रेजेंट द डेटा। उसके अंदर भी सबसे इंपॉर्टेंट तरीका या बेस्ट तरीका होता है पाई डायग्राम। पाई डायग्राम अगर यदि किसी के सामने रख दिया, तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगी कि भाई वो डेटा क्या बोलना चाहता है, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है कि इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। सैम्पलिंग स्टेबिलिटी का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक सर्वे में कर रहा हूँ, ठीक है। सर्वे मैंने किसका किया? एक गांव का। गांव में कितने लोग हैं? 1 लाख लोग हैं। सर्वे मैंने कितना लोगों का किया? 10,000 लोगों का किया। अब एक बात बताओ, गलत 10,000 को मैंने सिलेक्ट कर लिया तो तब क्या होगा? गांव है ना, 1 लाख लोग हैं, और मैं जो हूँ, मैं जब एक गांव में जा रहा हूँ, मैं भी तो इंसान ही हूँ। देयर माइट बी ए चांस ऑफ ह्यूमन एरर। अब 10,000 लोगों को जो मैंने सिलेक्ट किया, वही अगर मैंने गलत कर लिया कि वो 10,000 जो लोग थे वो सारे के सारे उस गांव के अमीर लोग थे, या 10,000 जो मैंने सिलेक्ट किया वो 10,000 सारे के सारे गरीब लोग थे, तब तो उसका एक्चुअल एवरेज वैल्यू तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जो आप सैंपलिंग करते हो, सैंपलिंग के ऊपर स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। अब इसी सैंपलिंग के ऊपर पूरा का पूरा अगेन एक पूरा स्टेटिस्टिक्स डिफाइंड है, जिसको इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। वो अलग एक दुनिया है। वो आप लोग जब फ्यूचर में किसी भी इंसान को अगर यदि मन होगा आगे जाके सीएफए या एक्चुअल साइंस जिसको करने का मन होगा, 100% वो इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स आपको मिलेगा, बिकॉज एक्चुअल के अंदर पढ़ते ही वही है, ठीक है। नेक्स्ट है, इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, मतलब डेटा के अंदर जितना ऑब्जर्वेशन है सारा इंपॉर्टेंट है भाई। सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऑब्जर्वेशन अगर छूट रहा है तो दिक्कत है। एक क्लास है, क्लास के अंदर 50 बच्चा था, 50 में से एक भी बच्चा का अगर मार्क्स छूट गया, तो एवरेजिंग जब मैं निकालूंगा, एवरेजिंग चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा। तो इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ठीक है। क्या चीज? सैम्पलिंग के अंदर और भी बहुत सारा चीज होता है, इसलिए तो लिखा है इट शुड हैव सैम्पलिंग स्टेबिलिटी। सैम्पलिंग करने के बाद में भी हाइपोथेसिस होता है, मतलब वो सैम्पलिंग का टेस्टिंग अलग से। तभी तो मैंने बोला ना, ये क्या है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्टेटिस्टिक्स है, ABCD पढ़ रहे हैं। उसके अंदर एक चीज, एक वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बोल रहा है गुड एवरेज का। गुड एवरेज के अंदर इतना कुछ है, इसके ऊपर ये जो सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, इसके ऊपर पूरा का पूरा एक बुक है। समझ में आया? पूरा बुक का नाम इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स है। उसके अंदर सिर्फ आप इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स के बारे में पढ़ोगे कि भाई ये बंदे ने सैम्पलिंग किया, जो सैम्पलिंग किया वो सही है ना, नहीं है, पहले उसको टेस्ट करो। सैम्पलिंग सही किया तो उसके अंदर कुछ एरर आ रहा है नहीं आ रहा, वो टेस्ट करो। उसको हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। सब कुछ टेस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो उतना आपको अभी घुसने का जरूरत नहीं है, आपको जो आपका ऊपर आपका जो सिलेबस है उतना तक ही रहना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, इट शुड हैव डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट। कहने का मतलब कि जब आप एवरेजिंग कर रहे हो, जब आप एवरेजिंग कर रहे हो, तो पर्टिकुलर कुछ फॉर्मूलाज आपके पास होना जरूरी है। जब मैं एवरेज समझो, मीन जब मैं निकालता हूँ, तो उस मीन को निकालने के लिए मेरे दिमाग में क्या आता है कि भाई जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको मैं एक साथ ऐड कर दूंगा, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो दिस इज व्हाट, बेसिकली अ व्हाट फॉर्मूला, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। सो ये लिखा हुआ है, इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज और शुड बी कैपेबल ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इट शुड बी लीस्ट इफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन।
लीस्ट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या हो गया, ये बेसिकली ये पर्टिकुलर लाइन फॉलो होता है सिर्फ और सिर्फ मीडियन पे। ये पर्टिकुलर जो लाइन है ये फॉलो होता है मीडियन के ऊपर, बिकॉज मीडियन जो है ना वो एग्जैक्टली सेंट्रल वैल्यू पे फोकस करता है। मीडियन का मतलब ही होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। तो मीडियन के केस के अंदर अगर एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन एब्सेंट भी हो ना, या लेस देन मोर देन करके भी मैं लिखूंगा ना, तो मीडियन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो सीधा का सीधा किसके ऊपर फोकस करता है, सेंट्रल वैल्यू के ऊपर फोकस करता है। ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव क्या पढ़ने का, ऑब्वियस बात है, टू गेट ए सिंगल वैल्यू दैट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटायर ग्रुप। क्या किस वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया, एवरेज अगर आप पढ़ रहे हो क्यों पढ़ रहे हो। ऑब्जेक्टिव एक ही है कि भाई एक ऐसा वैल्यू मिल जाए जिससे हम पूरा का पूरा एंटायर ग्रुप जो मेरे पास है उसके बारे में हम बात कर सकें। ठीक है। नेक्स्ट क्या, टू फैसिलिटेट कंपैरिजन ऑफ डेटा आइदर एट ए पॉइंट ऑफ टाइम और ए पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या हो गया कि सोचो आज मैंने कुछ डेटा इकट्ठा किया, उस डेटा से मेरे पास कुछ वैल्यू है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल सोचो कि आज मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज का बैलेंस शीट निकालता हूँ। ठीक है। उसमें उसका पीएनएल स्टेटमेंट निकालूंगा कि भाई क्या प्रॉफिट क्या लॉस रहा। अभी कौन सा साल चल रहा है, 2024 चल रहा है। ठीक है। तो 2024 में बोला कि भाई इसने लगभग 50,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। ठीक है। 2024 का डेटा ये था। अब मैं चला जाता हूँ 2040 पे। 2040 में मेरे को पता चला कि इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो 4 लाख करोड़ का था। तो दैट इज समथिंग फिगर जहां पे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि कितना का ग्रोथ हुआ कितना का ग्रोथ नहीं हुआ। क्लियर ये चीज। अब वही है डिफरेंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और एवरेजेस, जैसे मैंने बोला क्या क्या हो सकता है, एरिथमेटिक मीन हो सकता है, ज्योमेट्रिक मीन हो सकता है, हार्मोनिक मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है और मोड हो सकता है। द इजिएस्ट वन इज व्हाट, अरिथमेटिक मीन। सबसे इजी जो मेथड है वो कौन सा है, अरिथमेटिक मीन ही सबसे इजी है, जिसको कैलकुलेट करना सबसे आसान है। आप लोग के हिसाब से बीइंग अ बीएमएसटी स्टूडेंट विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर, आप लोग के लिए कैलकुलेशन टफ अगर होगा तो वो सिर्फ एक जगह पे होगा, वो होगा ज्योमेट्रिक मीन पे। बिकॉज ज्योमेट्रिक मीन में आपको यूज करना पड़ेगा लॉगरिथम। ठीक है। लॉग का वैल्यू का यूज करके आपको वैल्यूज फाइंड आउट करनी। तो अगर आपके पास कैलकुलेटर वगैरह होता तो कोई भी दिक्कत नहीं आता। कैलकुलेटर आपके पास है नहीं, आपको लॉग टेबल मिलेगा तो वहां पे थोड़ा हल्का फुल्का कैलकुलेशन का इशू होगा, बाकी किसी भी जगह पे इतना इशू नहीं होगा। और सबसे इजीएस्ट मेथड कौन सा हो गया, एरिथमेटिक मीन। तो आज का क्लास पे अपन कंप्लीटली फोकस किसके ऊपर करेंगे, एरिथमेटिक मीन के ऊपर फोकस करेंगे। एरिथमेटिक मीन कैसा कैसा तरीका का हो सकता है उसके ऊपर फोकस करेंगे, प्लस प्रॉपर्टीज ऑफ एरिथमेटिक मीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर फोकस करेंगे। तो सबसे बेसिक में पहले आपको लेके चलता हूं एरिथमेटिक मीन के ऊपर। सोचो मेरे पास किसी भी टाइप का एक रॉ डेटा है। ठीक है। रॉ डेटा का मतलब रैंडम। ठीक है। 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है। अब मेरे को कोई बोलता है कि भाई इसका मेरे को एरिथमेटिक मीन निकाल के दो। ठीक है। क्या होगा, एक्स बार इज इक्वल टू 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 5। बोलो बात समझ में आ रहा है। तो बेसिकली हम लोगों ने किया क्या, ये मेरे पास एक्स सेट ऑफ डेटा था, इसको बोलते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है। तो इनको अगर ऐड करेंगे कितना आएगा, 15 और 5 20, 20 20 40, 40 और 10 50, ये हो गया 75। तो 75 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, तो मेरा एक्स बार ये भी ध्यान रखना, एक्स बार किसी भी वेरिएबल के ऊपर बार लग जाए वो सिर्फ और सिर्फ एवरेज को रिप्रेजेंट करता है और किसी चीज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, मैंने एक्स लिया, मे भी एग्जाम में वाई भी दे सकता है, ए भी दे सकता है, लेकिन बार अगर उसके ऊपर लगा दे, बार का मतलब एक लाइन, वो अगर लगा दे तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, सिर्फ और सिर्फ एवरेज को। क्लियर है चीज। अब कहानी अगर हम ऐसा कुछ कर दे, 2 4 6 8 10। ठीक है। फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 1 2 3 2 1। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एग्जैक्टली मतलब ये जो आपके पास नंबर 2 है,
ये कितना बार रिपीट हो रहा है? एक बार। ये जो नंबर 4 है कितना बार आ रहा है? 2 बार। ये 6 है कितना बार आ रहा है? 3 बार। ठीक है। अब जैसे अनुज है, कितना फ्रिक्वेंटली क्लास आता है? तो उसका होगा 0, क्लास ही नहीं आता है। ठीक है। तो अब इसके अंदर अपन अगर मीन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो मीन अपना होगा समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, अब यहां पे ध्यान देना, ये जो मैंने कैपिटल एन लिखा है, कैपिटल एन इज नथिंग बट समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब आपके पास स्मॉल एन आ जाए उसको बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जब आपके पास कैपिटल एन आ जाए उसको बोलते हैं समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। कैपिटल एन तभी आएगा जब अपने पास फ्रीक्वेंसी का सिनेरियो रहेगा। ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी टोटल है कितना अपने पास? 3 2 5 6 7 8 1 9, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 9। ठीक है। समेशन ऑफ एफ एक्स करेंगे, ये साइन का मतलब सबको पता होगा, इसको क्या बोलते हैं? समेशन। मतलब जो भी चीज आप मल्टीप्लाई करोगे उसको एट द टाइम एंड ऐड करना है। तो एफ एक्स अगर आप निकालते हो तो क्या होगा? 2 इंटू 1 2, 4 टू जा 8, 6 थ्री जा 18, 18 टू 8 टू जा 16, 10। तो कितना हो जाएगा? 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 10 30, और ये हो गया 46, 46 प्लस 8 54। तो 54 डिवाइडेड बाय 9 कितना आ जाएगा? 6। कोई दिक्कत इसमें किसी को? क्लियर है? ये एक तरीका हो गया एवरेज निकालने का। ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने ऊपर तरीका पढ़ा उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं उसको? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है। ठंड लग रहा है सबको? बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है सबको? अब सोचो मेरे पास सिनेरियो कुछ ऐसा आ जाए, 0 से लेके 10। ठीक है। 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, 30 से लेके 40, 40 से लेके 50। ऐसा सिनेरियो अगर मेरे पास क्रिएट हो जाए, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या? कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है। और जो मैंने ये लिखा है इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये पूरा का पूरा सिचुएशन को क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल। 0 से लेके 10, 10 से लेके 20, इसको बोलते हैं क्लास लिमिट। क्या बोलते हैं? क्लास लिमिट। ये हो गया लोअर क्लास लिमिट और ये हो गया अपर क्लास लिमिट। बोले यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है। अब मैं इसका एक फ्रीक्वेंसी डिफाइन करता हूँ। 1 2 3 4 2, ये डिफाइन कर दिया। क्लियर? अब जब आपके पास सिचुएशन कंटिन्यूअस सीरीज के अंदर हो, ठीक है, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे? इनका मिड वैल्यूज निकालोगे। ठीक है। बिना मिड वैल्यू के ये कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। तो इनका मिड वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या बनेगा? 0 से 10 के बीच का मिड वैल्यू क्या होगा? 5। सिंपल है, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज करना है। ठीक है। तो ये हो गया 5। फिर इसके बाद यहाँ पे 15, ये हो गया 25, ये हो गया 35 और ये हो गया 45। खत्म कहानी। अब f इंटू एक्स करना है। तो 5 इंटू 1 5, 15 टू जा 30, 25 3 जा 75, 35 4 जा 140, या 90। क्लियर? तो एक्स बार जब आप निकालोगे क्या आएगा? समेशन ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ। तो समेशन ऑफ एफ एक्स में मेरे पास क्या रह जाएगा? 140 प्लस 90 कितना हो जाएगा? 230। 230 75 और 5 कितना हो गया? 80। तो 230 प्लस 80 हो गया 310, ये हो गया 340 डिवाइडेड बाय 4 3 7 8 9 10 11, ये हो गया 12। तो 340 डिवाइडेड बाय 12 विल बी द, इसको और अपन सॉल्व कर सकते हैं बट 340 डिवाइडेड बाय 12 विल बी द एवरेज। मतलब कोई दिक्कत इसके अंदर? क्लियर है? इस सिचुएशन को अपन क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस सीरीज। अब यहाँ पे आपको एक चीज सिखाता है। ठीक है। कंटिन्यूअस सीरीज के साथ साथ इसको अपन बोलते हैं
म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन बोलने का रीजन क्या है? जब ये 0 से 10, 10 से 20 कंटिन्यूस हो रहा ना, 10 इधर है, 10 इधर भी है, 20 इधर है, 20 इधर भी है, 30 इधर है, 30 इधर भी है, 40 इधर है, 40, कंटिन्यूस वे में जा रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन। अब अगर मैं आपके सामने सिचुएशन ऐसा क्रिएट करके दूं, 1 से लेके 10, 10 से 11, सॉरी, 11 से 20, 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, ऐसा सिचुएशन में आपको क्रिएट करके दूं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास, सोचो 1 2 3 2 4, ऐसा फ्रीक्वेंसी आपके पास होगी। इसके साथ कभी जिंदगी में डायरेक्ट कैलकुलेशन मत कर देना, पॉसिबल नहीं है। कर भी दिया तो जो आंसर आएगा वो गलत है। ठीक है। रूल होता है कि सबसे पहले जब म्यूचुअली इंक्लूसिव क्लास, इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव, क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअली इंक्लूसिव। ठीक है। म्यूचुअली इंक्लूसिव का सिचुएशन अगर आपके पास आ जाए तो पहले इसको आप कन्वर्ट करो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है। कन्वर्ट कैसे करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में? 0.5 आगे पीछे। एग्जैक्टली। जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट है, जो आपके पास लोअर क्लास लिमिट है उस पर 0.5 माइनस कर दो, जो आपके पास अपर क्लास लिमिट है उस पर 0.5 ऐड कर दो। तो 1 में से 0.5 माइनस करोगे कितना आएगा? 0.5। 10 पे ऐड करो 10.5। ठीक है। फिर अगेन 11 में से आप 0.5 माइनस करो, कितना आएगा? 10.5। 20 पे फिर अगेन 20.5, 30.5, फिर 30.5। बोले ये बात सबको समझ में आ रहा है? अब आप ढंग से देखो इसको, ये आपका पूरी तरीके से क्या बन चुका है? कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है। यहां तक का अगर बात करेगा, दिस इज नॉट अ कंटिन्यूअस सीरीज, दिस इज नोन एज डिस्क्रीट। जब तक ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है ये डिस्क्रीट है। जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बन गया तो ये बन गया कंटिन्यूअस सीरीज। क्लियर? अब इसके बाद में आप इसका मिड वैल्यू निकाल के एज यूजुअल उस तरीके से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है। मिड वैल्यू जब आप निकालोगे क्या निकलेगा इसका मिड वैल्यू? कितना? 5.5, फिर 15, 25, 35, 45.5। अगेन ये सेम चीज मल्टीप्लाई करके आप एवरेज कर सकते हो। ठीक है। ये कहानी सबको समझ में आ रहा है? अब अपन नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे, अज्यूमिंग मेथड। इसके बाद जो मेथड पढ़ेंगे वो कौन सा होगा? अज्यूमिंग मेथड। देखो यहां तक लिख लिया? टॉपिक डालो अज्यूमिंग मेथड। तो ये सिचुएशन अपने को दिया हुआ है। यहाँ पे अज्यूमिंग मेथड का अपन यूज करेंगे। अज्यूमिंग मेथड बोल दो या शॉर्टकट मेथड बोल दो। ठीक है। तो सबसे पहला जो काम होता है वो काम तो यही है अपना कि भाई मिड वैल्यू निकालो। ठीक है। तब इस केस के अंदर अपन मिड वैल्यू अगर निकालते हैं, मिड वैल्यू क्या आएगा? 0 से 10 के बीच का मिड वैल्यू 5, फिर 15, 25, 35, खत्म। अब देखो, जब अपने पास ये पूरा का पूरा सिचुएशन क्रिएट हो गया, इसमें कोई भी एक वैल्यू, इस ऑब्जर्वेशन में से कोई भी एक वैल्यू आप कंसिडर कर लो। मोस्ट ऑफ द टाइम हम हमेशा सेंट्रल वैल्यू कंसिडर करते हैं, बीच का कोई वैल्यू अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है। तो मान लो कि बीच का एक वैल्यू मैंने कंसिडर किया 25। ठीक है। अब आपको क्या करना है? डेविएशन निकालना है। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी जो होता है उसको बोलते हैं क्या? डेविएशन। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ए को क्या अज्यूम किया? 25। तो अब आपके पास जितना वैल्यू है उन सबको 25 से माइनस करना है। 5 माइनस 25 कितना होगा? -20। 15 माइनस 25 कितना होगा? -10। 25 माइनस 25 0। 35 माइनस 25 10। फिर उसके बाद 20। क्लियर एचएस? ये आ गया डी। ठीक है।
अब पहले आप क्या करते थे, फ्रीक्वेंसी को एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, अब आपको फ्रीक्वेंसी को डी से मल्टीप्लाई करना है, तो निकाल लो एक टू कॉलम से एफ डी। तो कितना हो जाएगा, 5 × -20, फिर -100, फिर 300, फिर 400, उसके बाद 300। खत्म। इसका समेशन निकालो एक बार, समेशन ऑफ एफ डी कितना हो जाएगा, 700, और ये 3800। और एक तरफ निकालो समेशन ऑफ एफ, तो कितना हो जाएगा, 25 और 10 30, 40, 70, 90। क्लियर एचएस, बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर? ठीक है। हाँ हाँ, ये d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। डी का मतलब होता है डेविएशन। ठीक है। अज्यूम मीन मेथड, देखो नाम से समझना, अज्यूम मीन का मतलब क्या हो गया, तुम एक पर्टिकुलर वैल्यू जो तुम्हारे पास एक्स सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है उससे अज्यूम कर रहे हो खुद से। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग बीच का वैल्यू को एज्यूम करते हैं। तुम चाहो तो मैंने 25 अज्यूम किया, तुम चाहो तो 35 भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी वैल्यू आप अज्यूम करते हो वहां पे आपको क्या करना है, एक्स माइनस ए दैट वैल्यू, मतलब ए का वैल्यू अल्टीमेटली यहाँ पे ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 25 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो बेसिकली 5 माइनस मैंने 25 किया, -20 आया। 50 माइनस -25 किया, -10, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है। तो अब इसका मेरा जो फॉर्मूला बनेगा मीन निकालेगा, वो क्या बनता है, ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ। ठीक है। तो इस जगह पे ए का वैल्यू कितना है मेरे पास, 25। समेशन ऑफ एफ डी का वैल्यू कितना है, समेशन ऑफ एफ का वैल्यू कितना है, काट दो, 25 + 8 कितना हो गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, मतलब ये 30 और 40 के बीच में आपका आंसर आएगा। क्लियर इज, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप कोई भी तरीके से कर लो, आंसर आपका यही रहेगा। अभी आपको मन है कि बिना अज्यूम मीन मेथड यूज करे, विदाउट यूजिंग द अज्यूम मीन मेथड, आपको ये क्वेश्चन अगर यदि करना हो तो आप सिंपल एफ एक्स करके भी कर सकते हो, मतलब एफ और यहाँ पे एक्स इनको मल्टीप्लाई करके सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो, तब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। मेथड आप कोई भी यूज कर लो, आंसर आपका एक ही आना चाहिए। आंसर अलग अलग आ रहा मतलब कुछ ना कुछ तो गलती आपने की है। ठीक है। तो ये कहानी सबको समझ में आ रहा, कोई दिक्कत इसके अंदर, क्लियर है सबका? अब नेक्स्ट जो हमारे पास तरीका है उसको बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो एग्जाम में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आया, 5 मार्क का क्वेश्चन बनता है इसमें, एग्जाम में अगर आपके पास क्वेश्चन आया और बोल दे कि स्टेप डेविएशन मेथड से करो, तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करना है। अज्यूमिंग मेथड बोल दे तो आपको अज्यूमिंग मेथड ही यूज करना है। अज्यूम की जगह शॉर्टकट भी बोल सकता है कि वो यूज करके आप सॉल्व करो, तो आपको वही यूज करना है। कुछ भी मेंशन नहीं किया है तो आपका मर्जी है, आपको जो अच्छा लगे वो कर लो। हालांकि नॉर्मली जब वैल्यूज बड़ा बड़ा होता है ना, तो हम लोग या तो अज्यूमिंग या स्टेप डेविएशन का यूज करते हैं, खुद से करें, बिकॉज इतना बड़ा कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है। तो स्टेप डेविएशन मेथड अगेन मैं आपको इसी के थ्रू बताता हूँ, ये एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। ये सारा कैलकुलेशन ऑलरेडी अपना किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि अपन ने डी निकाला, ठीक है, एक टर्म और निकाल दो आप यहाँ पे, डी की जगह डी डैश। ठीक है ना, डी की जगह आप क्या निकाल दो, डी डैश निकाल दो। ठीक है। तो यहाँ पे एक काम करता हूँ, एफ डी वाला जो कॉलम है इसको हम एक बार मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। डी आपने निकाल लिया, एक आप निकाल लो डी डैश। डी डैश का मतलब क्या होता है, डी डिवाइडेड बाई आई, वेर आई रिप्रेजेंट द इंटरवल, गैप इन द इंटरवल। क्या बोलते हैं आई को, गैप इन इंटरवल। अब ये पूरा इंटरवल पे कितना का गैप चल रहा है अपना, 10 10 का गैप चल रहा है। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, -20 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो जाएगा, -2, फिर इधर -1, 0, 1, 2। क्लियर है चीज। अब जैसे कि हम लोगों ने लास्ट अज्यूमेंट मेथड में एफ इंटू डी किया था, अब आपको एफ इंटू डी डैश करना है। तो क्या हो जाएगा, -10, फिर -10, फिर 0, फिर उसके बाद 30, फिर 40, फिर 30। ठीक है। तो 40 + 30 70, 70 + 30 100, 100 -20 कितना हो जाएगा, 80। क्लियर है चीज। तो अब इस पे जो फॉर्मूला बनता है वो कैसा बनता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस
समेशन ऑफ एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ इंटू आई। ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या था अपना 25। समेशन ऑफ एफ डी डैश कितना आ रहा है 80 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ कितना है 100। आई का वैल्यू कितना 10। तो अल्टीमेटली वैल्यू सेम ही रहा 25 प्लस 8 30। कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है। तो बेसिकली मीन को कैलकुलेट करने का आपने सारा का सारा तरीका सीख लिया। मीन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है आपने सारा तरीका सीख लिया। देखो एक चीज हम आपको बताता है कि स्टैटिस्टिक्स के अंदर एक्सरसाइज का सारा प्रॉब्लम सॉल्व करना वो पॉसिबल नहीं है। आपको कुछ प्रॉब्लम्स तो घर पे करना ही पड़ेगा। हाँ, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम, कुछ अच्छा अच्छा प्रॉब्लम, वो सारा अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। बट जो बेसिक बेसिक छोटा मोटा प्रॉब्लम वो आपको घर पे निपटाना पड़ेगा। ठीक है, तो मीन से रिलेटेड अपन सारा चीज कंप्लीट कर लिया। अब मीन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचता है, वो है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके अंदर जो अपन वो पढ़ेंगे कंबाइंड मीन वगैरह पढ़ेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन बनने का सबसे हाईयर चांसेस होता है। ठीक है, तो उसको कंटिन्यू करेंगे अपन अगला क्लास के अंदर। ठीक है।